हेलो गाइस, वेलकम टू अवर सीकेटी क्लासेस। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, तो क्लास 9th में जो केमिस्ट्री के पोर्शन का सबसे फर्स्ट हम लोगों ने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली एटम क्या होता है। एटम आपके पास में बेटा वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब एक एटम के कई पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे तीन तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं आपके पास में। पहला है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है प्रोटॉन और थर्ड है आपके पास में क्या, न्यूट्रॉन्स। अब इन तीनों सब पार्टिकल्स की हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात किया जाए, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, स्मॉल ई से, इसके बारे में बताया गया कि इसका जो चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है आपके पास में, नेगेटिवली चार्ज होता है। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या किया था, एक मॉडल परफॉर्म किया था जिसको बोला जाता है कैथोड रे मॉडल। उसको क्या बोला जाता है बेटा, कैथोड रे मॉडल। इसमें क्या देखा गया था कि इन कैथोड रेस के पास में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अगर इसके मास की बात किया जाए तो मास होता है इसका 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। अगर इसके चार्ज की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज होता है माइनस, याद रखना है इलेक्ट्रॉन के केस में हमें आगे क्या करना है, चार्ज पे माइनस जरूर लगाना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है आपके पास में, कूलॉम्ब होती है। क्या होती है बेटा, कूलॉम्ब होती है। इसलिए हम लोग इसको किस में डिनोट करते हैं, कूलॉम्ब में डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बात किया जाए प्रोटॉन, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, स्मॉल पी से। इसका नेचर होता है पॉजिटिवली चार्ज। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो ई गोल्ड स्टीन ने की थी। उन्होंने एक मॉडल परफॉर्म किया था जिसको बोला जाता है क्या, एनोड रेस मॉडल। एनोड रेस मॉडल में क्या था बेटा कि जब उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब लिया और वैक्यूम ट्यूब में क्या किया, दो इलेक्ट्रोड थे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, एक नेगेटिवली इलेक्ट्रोड था। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जब किया गया, हम लोगों ने एक सर्किट से बनाया, सर्किट में अटैच किया गया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रोवाइड करा गया। तो देखा गया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या कर, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे। उन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला गया आपके पास में, प्रोटॉन्स बोला गया। इसका मास होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। माइनस का ध्यान रखना है, बहुत कम मास होता है इसलिए माइनस में कंसीडर करते हैं इसको। चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए ये जो चार्ज है वही चार्ज है आपके पास में किसका, इलेक्ट्रॉन का। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज होता है नेगेटिवली होता है और प्रोटॉन्स में जो चार्ज होता है वो कैसा होता है आपके पास में, पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ना तो इनके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल होता है। इसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी बेटा, जेम्स चैडविक। इसका मास जो होता है वो आपका इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के मास के बराबर, मतलब 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये चार्जलेस होता है, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ये न्यूट्रल होता है, डेट मींस ये क्या होगा, चार्जलेस भी होगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हुई। इसके बाद में हर एक एटम के लिए ये पता होना चाहिए था कि उसका एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, हर एक एटम के लिए डिफरेंट मॉडल प्रपोज किए। तो केमिस्ट्री की टाइम पर जो सबसे पहला एटम के रिगार्डिंग मॉडल आया था, जिसको बोला जाता है क्या, थॉमसन मॉडल, जो कि 1903 में क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। बट एक चीज याद रखनी बेटा, इस टाइम पे ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की गई थी। ये जो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है वो थॉमसन मॉडल आने के बाद में हुई है, पहले नहीं थी इसकी डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बेस पे थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसको थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोला जाता है। उसका दूसरा नाम भी है जिसको बोला जाता है पडिंग मॉडल। क्या बोला जाता है, पडिंग, या फिर वाटरमेलन या मॉडल भी बोला जाता है। जिस तरीके से वाटरमेलन में उसके सीड्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से थॉमसन ने बताया कि इस
एटम के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके सीड्स की तरह से क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, मतलब उसमें धसे हुए होते हैं। और जो वाटरमेलन का रेड वाला पल्प होता है, इसी तरीके से यहाँ पे जो ब्लू कलर का पल्प दिखाया गया है, इसको उन्होंने कंसीडर करके बताया कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब क्या होता है, आपके पास में प्रोटॉन होता है। और जो ये आपको नेगेटिवली चार्ज ब्लैक ब्लैक करके दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, ठीक। बट ये अभी इम्प्रॉपर था, क्योंकि इसने किसके बारे में कंसीडर नहीं किया था, न्यूट्रॉन्स के बारे में कंसीडर नहीं किया गया था, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई तो इस मॉडल को क्या कर दिया, फेल कर दिया गया। फिर नया मॉडल आया जो कि दिया था किसने, रदरफोर्ड मॉडल ने। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है आप लोगों से, रदरफोर्ड मॉडल सिंपल सा आपसे क्या कहता है, वो कहता है कि उन्होंने एक सेटअप किया कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है, ऐसा सोर्स जो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स को एमिट्स करता है। अल्फा पार्टिकल्स को एमिट्स करने का मतलब क्या हुआ कि जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये बनी हुई है किसकी, गोल्ड की। जब गोल्ड फॉइल से इसको क्या किया गया, पास किया गया, तो कुछ उसने ऑब्जर्व किया। तो पहले बात करते हैं क्या क्या ऑब्जर्व किया। उसने ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकरा रहे थे, तो टकराने के बाद में उसमें से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल रेस थी, वो क्या हो रही थी, पास हो रही थी। बिल्कुल जाके पास होके इस डिटेक्टर से, जो कि जिंक का बना होता है, इस डिटेक्टर पे जाके क्या कर रही थी, वो स्ट्राइक कर रही थी। बट कुछ रेज, दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने ये देखा कि कुछ रेज ऐसी भी हैं जो स्मॉल एंगल के साथ में डेविएट हो रही है। स्मॉल एंगल के साथ में डेविएट होने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो क्या कर रहा है, उस रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन देखा कि कुछ रेज ऐसी भी थी, अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे भी थे जो बहुत ही बड़े एंगल के साथ में क्या हो रहे थे, आपके पास में डेविएट हो रहे थे। तो वो एंगल के साथ में जो डेविएट हो रहे थे, ये ज्यादा बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है आपके पास में। उसके बाद में फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो उसने फॉलो किया, ये ऑब्जर्व किया कि थाउजेंड्स में से ओनली एक ही अल्फा पार्टिकल आपके पास में ऐसा था जो उसी एंगल के साथ में रेडियो एक्टिव सोर्स के पास में वापस आ रहा था। तो ये उसने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद में उसके मॉडल से क्या कंक्लूजन निकला, क्या रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट आपको हम लोग क्या करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने के बाद में पहला उसका जो रिजल्ट था बेटा, वो रिजल्ट था कि न्यूक्लियस जो है, इसके अंदर कुछ सॉलिड मटेरियल, उसने ये बोला कि एटम के अंदर, इन एटम कुछ ना कुछ सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है। उसने उसका नाम नहीं बताया, उसने बताया कि एक सॉलिड मटेरियल है जो क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स को स्मॉल एंगल्स और लार्ज एंगल्स के थ्रू क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। सेकेंडली उसने ये बताया कि एटम के अंदर बहुत सारा ऐसा एम्प्टी स्पेस है, जिस स्पेस से होते हुए ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो अल्फा पार्टिकल्स सीधे क्या कर रहे हैं, जिंक की जो डिटेक्टर बना हुआ था, जो सीट बनी हुई थी डिटेक्टर, इस पे जाके क्या कर रहे थे, वो स्ट्राइक कर रहे थे। तो दूसरा तो उसने पॉइंट बताया कि एम्प्टी स्पेस ऑलरेडी मौजूद है। क्या मौजूद है आपके पास में, एम्प्टी स्पेस मौजूद है। तीसरा उसने ये बताया कि जो सॉलिड मटेरियल है, दैट मींस न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस का जो साइज है एटम की कंपैरिजन में बहुत छोटा है। क्या बताया, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन, साइज ऑफ न्यूक्लियस is smaller than the atom. ओके गाइस, तो अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जो रदरफोर्ड मॉडल था उसकी कुछ कमियां भी थी। तो उन कमियों का क्या क्या कमियां थी, पहली कमी ये थी बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉलो सर्कुलर पाथ। अगर फिजिक्स के टर्म में देखा जाए तो एक कोई भी ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में क्या होती है, चेंज होती है। जब वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज होती है, दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन चेंज होने की वजह से एनर्जी भी क्या होती है, उसकी चेंज होती है। बट ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बताया कि वो तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, बट एक्चुअल में फैक्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स
सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते। ठीक, दूसरा क्या था उसका कमी, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। मैंने अभी बताया कि अगर सर्कुलर पाथ में होता तो सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से एनर्जी कम होती या फिर बढ़ती उसकी, बट एक्चुअल में क्या होता है कि एनर्जी कभी भी किसी भी ऑर्बिटल की कम नहीं होती है, ना ही इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट है, इफ एन इलेक्ट्रॉन लॉस द एनर्जी देन देयर विल बी फॉल ऑन द न्यूक्लियस। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी एनर्जी को कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। मतलब क्या होगा कि आपको 3 दिन तक लगातार क्या किया जा रहा है, एक काम कराया जा रहा है, आपसे भगाया जा रहा है, बट आपको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बॉडी एनर्जी कम होने की वजह से आप भी क्या करोगे, गिर जाओगे, है ना। तो ऐसा ही केस कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी पूरी एनर्जी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, तो लॉस करने के बाद में उसके पास एनर्जी नहीं बचेगा, और एनर्जी ना बचने की वजह से वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर आके क्या करेगा, गिर जाएगा। तो ये कुछ कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, उसके बाद में फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर्स। नील बोर्स ने क्या किया, एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या, कुछ लॉ दिए। किसके ऊपर, उन्होंने भी एटॉमिक मॉडल नहीं दिया उन्होंने। एक्चुअली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं बेटा, वो यही गलती कर देते हैं कि जब एटॉमिक मॉडल पूछा जाता है तो उसमें पोस्टुलेट लेके आ जाते हैं, जब पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एटॉमिक मॉडल वाली सारा मैटर उसमें क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं कि पोस्टुलेट जो दिए गए थे वो एक एटम की स्टेबिलिटी को लेके दिए गए थे। किसको लेके, स्टेबिलिटी को लेके दिया गया था। तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स हैविंग द डेफिनेट एनर्जी। रदरफोर्ड ने नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जिनके पास में एक फिक्स्ड अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी होती है। ये बताया किसने, नील बोर्स ने। तो क्या हुआ कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में मूव करेंगे जिसके पास में एक डेफिनेट क्या होगी, एनर्जी होगी। मतलब आप अभी ट्यूशन के बाद में अपने घर पे गए, आपके घर की एनर्जी है भाई, आपके पापा आपको रहना पसंद करेंगे, क्या आप दूसरे के घर पे जाके रात गुजार लोगे, नहीं गुजार सकते ना, क्योंकि वहां पे आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ काम नहीं करेगी। तो जहां पे आपकी एनर्जी होती है उसी में क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। दूसरा था इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैविंग द हायर एनर्जी लेवल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूरी पर होगा उसके पास में एनर्जी लेवल भी ज्यादा होगी। मतलब कि सपोज ये एक न्यूक्लियस था किसी भी एटम का और इसके पास में ये ऑर्बिट्स है, ये क्या है बेटा, आपके पास में ऑर्बिट्स है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पाया जा रहा है आपके पास में, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पाया जा रहा है। सपोज यहां पे इलेक्ट्रॉन का नाम है ए और यहां पे इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, बी। तो इस बी इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूरी पर है और दूरी पर होने की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन कम होने की वजह से बेटा आप लोगों का क्या होगा, बी पार्टिकल के पास में एनर्जी ज्यादा होगा। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूरी पे होगा उसके पास में एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड पोस्टुलेट दिया था ड्यूरिंग रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रेडिएट एनर्जी। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये ए और बी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते। अगर इनके पास में मान लो एनर्जी है 5 kg की, 5 न्यूटन की एनर्जी है, तो 5 जूल की एनर्जी ही स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रहने वाली है। ठीक है, ये तो स्टेबिलिटी को लेके 3 पोस्टुलेट थे किसके, नील बोर्स के। नील बोर्स ने क्या किया, जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल फेल करवा लिया किसकी वजह से, कुछ कमियों की वजह से, तो नील बोर्स ने भी क्या किया बेटा, अपना एक मॉडल दिया। और मॉडल देने के बाद में उसने क्या बोला कि उसका जो फर्स्ट लॉ था मॉडल का, उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स हैविंग द डेफिनेट एन एटम इज मेड अप ऑफ द 3 पार्टिकल्स। सबसे पहले उसने बताया, अभी तक ये दोनों बात कर रहे थे, इससे पहले जो थॉमसन आया था, थॉमसन ने बताया कि एटम के पास में 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने बताया कि 3 पार्टिकल्स होते हैं, ये तो उसने बताया, बट उन्होंने उसकी फिक्स पोजीशन नहीं बताई कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि एक एटम के पास में 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद में बताया प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन ए स्मॉल न्यूक्लियस, कि इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होगा और क्या होगा, प्रोटॉन होगा। उसने क्या बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये बताया हमारे नेल बोर साहब ने। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। मतलब क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग बहुत ज्यादा तेजी से क्या करते हैं, घूमते हैं, और जब घूमते हैं तो जिस पाथ में घूमते हैं उस पाथ का अभी तक किसी ने नाम नहीं बताया था। उस पाथ का नाम किसने बताया, नेल बोर्स ने, और उसका नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन सेल। क्या नाम दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन सेल या फिर ऑर्बिट। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन सेल या फिर ऑर्बिट। उसके बाद उन्होंने कहा कि सेल्स आर काउंट। अब इन सेल्स की रिप्रेजेंटेशन की अगर बात किया जाए तो रिप्रेजेंटेशन में आपको मैं बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन जो अगर आप अल्फाबेट में करना चाहते हो तो वो 1 2 3 4 5 और 6 करोगे बेटा। अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना चाहते हो, इनको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो 1 स्टैंड फॉर के, 2 स्टैंड फॉर एल एंड 3 स्टैंड फॉर एम, 4 स्टैंड फॉर एन, 5 स्टैंड फॉर O एंड 6 स्टैंड फॉर P। तो सेल्स क्या करती है, K से लेके P तक पाई जाती है। उसने बोला सेल्स आर काउंटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटवर्ड, कि जो सेल्स हैं आपके पास में K, M, N, O, P, ये सेल्स की जो काउंटिंग होगी वो काउंटिंग आपकी कहां से होगी, न्यूक्लियस के पास से होगी, ना कि बाहर से। तो आप पहले क्या करोगे, K को नंबर 1 दोगे, L को 2, N को 3, N को 4, O को 5 एंड P को 6 नंबर प्रोवाइड कराओगे। उसके बाद में बताया कि ये जो सेल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाता है। तो K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएगा। L के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, M के अंदर ज्यादा से ज्यादा 18 और N के अंदर 32। इसी तरीके से O के अंदर क्या होगा आपके पास में 64। इस तरीके से कंटिन्यूसली आगे बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट उसने बताया ईच ऑर्बिटल हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो ऑर्बिटल्स हैं K, L, M, N, O, P, इन ऑर्बिटल्स की, इन सेल्स की एक डेफिनेट एनर्जी होती है, उस एनर्जी के बिना ये काम नहीं करेंगे। लास्ट में उन्होंने बताया कि देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये कुछ मेन पोस्ट आपके पास में थ्योरीज हैं रिगार्डिंग द एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर्स। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पे हमारा पोर्शन खत्म हुआ किसका, मॉडल्स का। एटम्स के बारे में हमें पूरी तरह से पता चल गया। अब इसके बाद में आता है आपका एटॉमिक नंबर, कि एक्चुअली एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर की अगर बात किया जाए तो किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, या फिर बोला जाए कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वही उसका क्या कहलाता है बेटा, एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो बात कर रहे थे किसका, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास में, एटॉमिक नंबर को सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू होगा आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आपको ये पता होना चाहिए कि यदि एक एटम न्यूट्रल है तो उसके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। तो प्रोटॉन्स के पास में जब पॉजिटिव चार्ज होता है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे किसके, प्रोटॉन्स के। तो जितना आपके पास में प्रोटॉन होगा किसी भी एटम में उतना ही क्या पाया जाएगा, आपके पास में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक, अब इस एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
कैपिटल जेड से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है तो आप सिंपल सा लिखोगे जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे सोडियम की बात किया गया, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11। कितना होता है बेटा आपके पास में, 11, क्योंकि इसके अंदर अगर आप पता करोगे तो प्रोटॉन्स भी कितने पाए जाते हैं, 11, और आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स भी कितना पाया जाएगा बेटा, 11। बट न्यूट्रॉन्स वेरी कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन और इक्वल के बराबर नहीं होता है। अब ये हमारा हुआ किसका, एटॉमिक नंबर का। नेक्स्ट बात करते हैं मास नंबर क्या होता है। मास नंबर कुछ नहीं है, सिंपल सा होता है कि जब किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है आपके पास में, न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको जब आप ऐड कर दोगे तो आपका निकल के आता है क्या, मास नंबर। क्या निकल के आएगा बेटा, मास नंबर। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो मैंने ये सपोज न्यूक्लियस बनाया, अब ये इसकी ऑर्बिट्स हैं, सपोज एक एटम की क्या है आपके पास में, ऑर्बिट्स हैं। तो एक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्या, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो मास नंबर पे मैंने बताया कि मास नंबर इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो आपका निकल के आता है क्या, मास नंबर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल ए से। तो ए इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये फॉर्मूला किसका हो गया आपके पास में, मास नंबर का फॉर्मूला है। सपोज आपके पास में कुछ क्वेश्चन दिए हुआ है, ये कह रहा है इसी मास नंबर पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज द मास नंबर ऑफ 20। मास नंबर दिया है, ए का वैल्यू दिया है कितना, 20। ए का वैल्यू क्या दिया है आपको, 20 दिया है। साथ में इससे पूछा है कि मास नंबर, सॉरी आपको दिया है 39। मास नंबर कितना दिया है, 39। और आपसे बोला गया है कि इसमें जो न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं वो न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो है आपके पास में 20। तो आपसे बोला गया कि आपको जेड निकालना है। जेड किसके लिए स्टैंड करता है, एटॉमिक नंबर। आपको निकालना है क्या, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता था बेटा फॉर्मूला क्या पता था आपको कि Z इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी A इज इक्वल्स टू होता है आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। A का वैल्यू दिया है उसने कितना, 39। प्रोटॉन दिया नहीं है तो प्रोटॉन की जगह हमने क्या किया, P कंसीडर किया, प्लस न्यूट्रॉन्स का वैल्यू दे रखा है उसने कितना, 20। तो n की जगह क्या रख दी बेटा हम लोगों ने, 20 को प्लस की वैल्यू इधर लेके आएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपके पास में 39 माइनस 20 इज इक्वल्स टू P। तो P का वैल्यू कितना निकल के आ गया आपके पास में, 19। क्या निकल के आ गया, 19। और मैंने आपको बताया था कि जितना वैल्यू या फिर जितना नंबर प्रोटॉन का होगा वही आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, मतलब जेड। तो जेड का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में, 9। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके किसके बेस पे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बेस पे। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे बोला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 20 व्हाइल द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 20। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स 20 दिया है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी दिया है कितना आपसे 20. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 20 एंड वाइल द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 20. तो पूछ रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम. एटॉमिक नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या प्रॉब्लम है. तो आपको पता ही है या तो E का वैल्यू या P का वैल्यू जो होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू या फिर प्रोटॉन का वैल्यू जो होता है वही उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर. तो इसका Z का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 20. Z कितना हो गया आपके पास में 20. तो आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं हम लोग कल फिर इसके नेक्स्ट पोर्शन के साथ में. तब तक के लिए बाय. अगर आपको वीडियो पसंद आता है बेटा तो आपको क्या करना है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना है, जिससे कि आपको बेनिफिट जिस टाइप से हो रहा है उसी तरीके से उनको भी बेनिफिट हो सके. बाय.